तो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। बड़ा खास एपिसोड है, पूरे को ध्यान से सुनेंगे तमाम साथी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान की सरल विधि जानने के लिए कि कैसे आपका भुगतान होना है। साथियों, कल हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दौरा है, जहां मिशन भुगतान सेमिनार का आयोजन करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। वहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनको बधाई देंगे और जो उन्होंने चुनाव पूर्व गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी, कि वो छत्तीसगढ़ के ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे सरकार बनने पर, उसको उन्हें याद दिलाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत की सरकार को बधाई देंगे कि उन्होंने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में दिया। साथ साथ छत्तीसगढ़ की सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को छत्तीसगढ़ में नोटिफाइड करे, चूंकि पिछली कांग्रेस की बेईमान सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को छत्तीसगढ़ में नोटिफाइड नहीं किया था, जिस वजह से लोग अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह गए और अंश मात्र का भुगतान करके ढिंढोरा भूपेश बघेल ऐसा पीटते रहे जैसे वो सबका भुगतान कर रहे हैं। तो कल हम शाम को दिल्ली से रवाना हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। 12 को हमारा प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ में और 13 को जांजगीर चंपा में है। 2 दिन का कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ का प्रवास। हम दोनों साथी साथ रहेंगे, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य भारत के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब भी साथ होंगे। तो दोनों ही भाई हम जाएंगे और छत्तीसगढ़ में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर छत्तीसगढ़ के साथियों का सबका भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सुनिश्चित कराएंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमने आप सबसे एक वायदा किया था कि हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की एक ऐसी किताब आपके लिए लेकर के आएंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। तो ये एडिशन आ चुका है दोस्तों। एक पेज पर इसके पर अंग्रेजी होती है तो उसके अगले पेज पर हिंदी भाषा होती है और इस किताब का मूल्य 200 रुपये है। जिन भी साथियों को ये चाहिए वो हमसे मंगवा सकते हैं। जिन्हें केवल अंग्रेजी की चाहिए, ये है ही 100 रुपये वाली पुरानी किताब, जिसको भी मंगवानी है ये भी मंगवा सकते हैं, ये भी मंगवा सकते हैं। और साथ में ये नई, इसको अंग्रेजी में वैसे क्रिमिनल लॉ मैनुअल बोलते हैं, लेकिन चूंकि अभी नया कानून आ गया है देश में, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया गया है, तो ये वो नया क्रिमिनल मेजर लॉ भी आ गया है छप करके। अब नए सिरे से नए तरीकों से तमाम कानूनी कार्रवाई होंगी। तो आप ये मंगा सकते हैं हमसे, कोई भी साथी जिनको ज़रूरत हो, और ख़ास तौर से जो हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सबको ये हमारा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून वाली अंग्रेजी और हिंदी वाली किताब अवश्य 10-10 पीस मंगा लेने चाहिए। आप बाजार से भी खरीद सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमसे खरीदें, आपको वहाँ से भी उतने ही पैसे में मिलेगी। हमारे यहाँ से भी मंगवाओगे तो हम भी उतने ही पैसे में आपको भेजेंगे, चूँकि इसके पीछे हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। हम हमेशा मिशनरी भाव से काम करते हैं। तो जो चीज़ बाज़ार में आपको जिन दामों पर उपलब्ध है वही हमारे यहाँ से भी उतने में ही आपको मिलेगी। तमाम साथी इसे इसलिए मंगा लें चूँकि कई अधिकारियों को नहीं पता इस एक्ट के विषय में। तो जब एक्ट की बुक देते हो तो अधिकारी चुप हो जाता है, चूँकि दोस्तों बहुत कम साथी समझते हैं इस बात को कि कोई भी एक्ट तभी पब्लिश होता है जब वो देश में लागू कर दिया जाता है, और जब एक्ट पब्लिश हो जाता है तो उसके क्रियान्वयन से कोई भी अधिकारी इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो इनकार करेगा तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक, प्रशासनिक और उसके सर्विस रूल्स के मुताबिक कार्रवाई हो जाती है, उसको पनिश्ड किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो जब आप एक्ट की किताब अधिकारी के समक्ष रख देंगे तो वो ये नहीं कह सकेगा कि साहब मेरे यहाँ ये एक्ट लागू नहीं है या मैं नहीं मानता हूँ इसको, उसे वो मानना पड़ेगा। इसलिए हमारे तमाम पदाधिकारियों को 10-10 किताब जरूर मंगा लेनी चाहिए, ताकि वो अपने सक्षम, सहायक सक्षम अधिकारी, नोडल ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स को इसे दे सकें।
और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश शाजापुर से, हालांकि वो खबर पुरानी है। पंडित जी जरा दिखाओगे उसको। वो खबर पीआईडी एक्ट में है, जो मध्य प्रदेश के निपेक्षकों का हित संरक्षण अधिनियम 2000 है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। इस पर किसी धूर्त ने या मूर्ख ने, क्या कहूं, या किसी शैतान के बच्चे ने नीचे ये भी लिख दिया है कि बट्स एक्ट के रुझान। तो दोस्तों ये बट्स एक्ट की खबर नहीं है, ये शाजापुर के कलेक्टर साहब हैं, जो सक्षम प्राधिकारी भी हैं पीआईडी एक्ट में, और बट्स एक्ट में तो सक्षम अधिकारी संभागीय आयुक्त हैं, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी। तो जो कलेक्टर हैं दिनेश जैन साहब, उन्होंने निपेक्षकों के हित संरक्षण के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एजेंट संजय सोनी, पिता गोवर्धन लाल सोनी, निवासी सोमवारिया की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी दिनेश जैन ने मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कंपनी के एजेंट संजय सोनी, पिता गोवर्धन लाल सोनी, निवासी सोमवारिया एमएलबी स्कूल के पास शाजापुर की अचल संपत्ति वार्ड क्रमांक 01 पुराना एवं नया 04 गायत्री नगर शाजापुर में स्थित भूखंड 1545 कुल 675 वर्ग फीट, जिसकी कीमत 7,52,760 रुपये है, को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एजेंट संजय सोनी को इस अचल संपत्ति को विक्रय दान करने से तत्काल प्रभाव से वंचित कर दिया गया है। यानी ये जो सोनी है एजेंट, वैसे तो ये ठग है, इसके बारे में हमको पता है, ये लोगों का पैसा लेकर के खा गया, इसने आदर्श में जमा नहीं किया था। ये इस प्रॉपर्टी को न बेच सकता है, न किसी को दान कर सकता है। ये प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में। और एक्ट कौन सा लगाया है? पीआईडी एक्ट मध्य प्रदेश। अब धूर्त कह रहे हैं इसको बट्स एक्ट के रुझान। तो दोस्तों बट्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, किसी सक्षम अधिकारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी एजेंट की प्रॉपर्टी को केस के साथ अटैच कर दे। हाँ, यदि आप पीआईडी एक्ट की बात करोगे, चाहे यूपी का पीआईडी एक्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे राजस्थान का, चाहे दिल्ली का, चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा का, तो उनमें ये प्रोविज़न ज़रूर है कि एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों अब चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट अप्लाई हो चुका है देश भर में, तो अब जो 21 फरवरी 2019 के मामले हैं उनमें पीआईडी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, सेबी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, कंपनी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये जो चिट फंड अधिनियम 1982 है इसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती। अब कार्रवाई होगी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार, जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए कहता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपको 180 दिन में देगा। तो दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो धूर्त मूर्ख किस्म के लोग हैं जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम बट्स एक्ट 2019 का विरोध करते हैं, वो आमतौर पर इस तरह की खबरों को भी बट्स एक्ट में समाहित कर देते हैं और उनको बट्स एक्ट को दुष्प्रचारित करते हैं ताकि आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएं। इस चीज़ को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है तमाम लोगों को, अन्यथा दोस्तों आप ऐसे ही ठगे जाते रहोगे, पिटते रहोगे, पिटोगे भी। आज देखा होगा आपने वो लम्फट जो ठगों का एक संगठन है ऐसे एजेंटों का, जिसने देश के लाखों निवेशकों से पैसा तो लिया लेकिन सहारा समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या क्यूसॉप में या किसी और स्कीम में निवेश नहीं किया, खुद लेकर के खा गए। और जब बट्स एक्ट लागू हुआ देश में तो उनको लग गया कि हम तो सब जेल चले जाएंगे, चूँकि हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने ये कौन सा जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बनाकर बट्स एक्ट की खिलाफत करनी शुरू कर दी और लोग उनके भी झांसे में आ गए। आप इतने भोले हैं, इतने दिग्भ्रमित हैं
कि आप ऐसे लंपटों के, धूर्तों के झांसे में भी आ जाते हो और उनके पीछे भी लग लेते हो। जो बेईमान एजेंट हैं उनका लगना तो समझ में आता है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि 300-400 लोग रामलीला मैदान के बाहर इकट्ठे हुए। वहाँ की कोई परमिशन नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई बुकिंग नहीं थी। मैं कई दिनों से कह रहा था कि भाई रामलीला मैदान में कार्यक्रम तब होते हैं जब रामलीला मैदान की प्री बुकिंग करानी होती है पैसे दे करके। आपसे पैसा ले रहा था खूब, वो किसी से 1000, 10,000, 20,000 तक लोगों ने आपने भेजे उसको कि आंदोलन करेगा, आंदोलन करेगा। तो रामलीला मैदान की बुकिंग तो कराई नहीं, कोई दरी नहीं, कोई माइक नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई टॉयलेट पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं। ऐसे ही बुला लिया लोगों को और लोग झांसे में आ गए। जब मैं कह रहा था इससे रसीद मांगो कि रामलीला मैदान की बुकिंग कराइए क्या, एनओसी मंगाइए क्या, नहीं माने आप लोग। पहुँच गए। ऐसे भी कई साथी पहुँच गए जो निवेशक थे 2-4, और उनमें से एक बुजुर्ग को काफ़ी चोट भी लग गई, चूँकि गैर कानूनी ढंग से इन लोगों ने वो वहाँ आयोजन किया था केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। आपने जो धन इनको चंदे के रूप में भेजा देश भर से, उसको पचाने के लिए, हड़पने के लिए। अंजाम क्या हुआ? कह रहे थे कि साहब 10 जनवरी को दिल्ली जाम कर देंगे, 2 लाख से ज़्यादा निवेशक आ जाएंगे। निवेशक कहाँ से आएंगे? बेईमान एजेंट आएंगे, चूंकि वो बेईमान एजेंटों का संगठन है। ऐसे एजेंट जिन्होंने पैसा लेकर जनता का खा लिया और कंपनी में जमा नहीं किया, और उन्हें अब लगता है कि यार बट्स एक्ट के अंतर्गत अगर निवेशक अपने भुगतान का दावा करेगा, तो जब निवेशक भुगतान का दावा करेगा तो सक्षम अधिकारी नोटिस करेगा कंपनी को, और कंपनी कहेगी, चूंकि सहारा तो चल रहा है अभी ऑन रिकॉर्ड तो कागजों में, तो वो तो कहेगा कि इस निवेशक का तो पैसा ही मेरे यहाँ जमा नहीं है। वो जो डिफिशियंसी और उसकी प्रॉब्लम सीआरसी पोर्टल पे भी जो आ रही है आप देख पा रहे होंगे। तो जब वो कह देगा कि इसका पैसा ही मेरे यहाँ जमा नहीं है, तो एजेंट को ही पकड़ा जाएगा, जिस एजेंट ने आपको फर्जी रसीद या फर्जी बॉन्ड दे दिए, शुक्ला जैसे लोगों को या और जो भी उसके साथ लगे हुए हैं उसके संगठन में। तो ये तो सब फंस गए, गए जेल। तो जेल जाने के भय से वो बट्स एक्ट की ही खिलाफत करते हैं। आज भी वो सहारा सीआरसी पोर्टल का ही राग अलाप रहे थे, जो अपने आप में एक गैर कानूनी कृत्य है। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है। मैं बहुत दिनों से आपको ये बात समझा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, एक अनुचित फैसला कर दिया, दबाव में आकर के कर दिया सरकार के में, और सरकार भी चाहती नहीं थी कि बट्स एक्ट में लोग ज़्यादा जाएं, लेकिन अब जब मजबूरी बन गई सरकार की कि करोड़ों, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बट्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं भुगतान का, तो सरकार ने स्वीकार कर लिया, सभी जगह स्वीकृति दे दी कि भाई चलो बट्स एक्ट अप्लाई, बट्स एक्ट के तहत भुगतान करो, और भुगतान होने भी आरंभ हो गए। लेकिन ये जो लोग हैं फर्जी किस्म के आंदोलनकारी, ये आपको गुमराह करते रहते हैं और आप इनके बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, उन लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं जिनका भुगतान होना चाहिए था। ये जो आज का फेक आंदोलन था, फर्जी आंदोलन था दोस्तों, इस आंदोलन के कारण सहारा के करोड़ों निवेशकों का बहुत भारी नुकसान हो गया है। अब आपके भुगतान में एक बड़ी बाधा आ जाएगी इस फेक आंदोलन के कारण, चूंकि ये सब लोग, सब नहीं तो इनमें से 99% लोग अवैध थे, गैरकानूनी लोग थे, स्वयं दोषी थे, जो लोगों का पैसा लेकर के स्वयं खा गए, कंपनी में जमा नहीं किया। आपको इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से समझना चाहिए, चूंकि केवल और केवल बट्स एक्ट ही ऐसा कानून है जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, लिक्विडेटर अपॉइंट करा लो, सीआरसी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका भुगतान नहीं होगा। देखा होगा आपने 245 करोड़ रुपए सरकार ने, वो कौन जज है रेड्डी जो सीआरसी पोर्टल की निगरानी के लिए बनाया है, रिटायर्ड जज, उसकी तनख्वाह पर उड़ा दिए, और आपका भुगतान पे 200 करोड़ भी नहीं खर्च किए हैं अभी तक, लोगों को वितरित किए थे 10,000 भी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके ही पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठगों द्वारा, सरकार द्वारा, और इन ठगों के दलालों द्वारा, जो इस तरह के संघर्ष मोर्चा और जन आंदोलन की बात करते हैं। एक वो ठगनी कौन सी शेख हसीना है जो फरवरी में आंदोलन करने की बात कर रही है, एक वो टपका गैंग वाला है, कल कह रहा था एक वीडियो में कि साहब बट्स एक्ट को मंजूरी नहीं मिली, और आज बट्स एक्ट के तहत वो अपना मेमोरेंडम दे रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, पता नहीं कौन सा है, गाजीपुर या कहाँ, कि साहब बट्स एक्ट के तहत हमारा आवेदन मंजूर करें, हमारा पैसा दिलवाएं। अरे दो मुँहे लोगों, काले कलूटे हो, तुम्हारे मन में कितनी पाप भरा है, देश भरा है, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? जब देश में एक कानून बन गया सार्वभौमिक भुगतान की गारंटी के अधिकार का,
तो उसका समर्थन करो, उस पर चलो, उसके तहत आवेदन कराओ। सबका भुगतान हो रहा है जो जो उसके तहत आवेदन कर रहे हैं। जिनका नहीं हो रहा है वो अपील में जाओ, दो दो अपील का प्रोविजन है। शिकायत करो उन अधिकारियों की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, एक्ट में प्रोविजन है। तुम घर बैठ जाओगे आवेदन डाल के, तो किसका भुगतान होगा? जो आवेदन का प्रोसेस है भुगतान का, उसको फॉलो करो। जो फॉलो कर रहे हैं उनका पैसा मिल रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है। अगर तुम ऐसे धूर्त और मूर्ख और लंपट लोगों की बातों में आओगे कि साहब ये आंदोलन कर लो, ये कर लो, ये संयुक्त मोर्चा बना लो, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान नहीं होगा, आप और ज़्यादा ठगे जाओगे। इसलिए ऐसे संगठनों का बहिष्कार करो, इनसे दूर रहो, इनसे सावधानी बरतो। फरवरी में आंदोलन की बात कर रहे हैं कुछ लोग, एक नया संयुक्त मोर्चा बना करके, कोई कोई सुप्रीम कोर्ट घेरने की बात भी कर रहा है। दोस्तों, फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी देश में, और फरवरी में जो लोग आंदोलन करेंगे उनके आंदोलन की क्या परिणति होगी ये आप समझ सकते हो। वो कोई बट्स एक्ट की बात तो कर नहीं रहे आंदोलनकारी कोई भी, सिवाय ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के और कोई संगठन ऐसा नहीं है जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट की बात करता हो। तो बट्स एक्ट तो सार्वभौमिक एक्ट है, परमानेंट एक्ट है, वो देश में लागू हो चुका है, क्रियान्वित हो रहा है। अब चाहे कितनी भी चुनाव आचार संहिता लग जाए, कुछ भी लग जाए, आप हमेशा उसके तहत चुनाव आचार संहिता के दौर में भी उसमें आवेदन कर सकते हो, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो पुराना कानून हो चुका है, अब उसमें कोई संशोधन भी नहीं हो सकता। तो उस एक्ट से बाहर जा करके अगर कोई फरवरी में आंदोलन करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मूर्ख है या धूर्त है? वो अपने निहित स्वार्थों के लिए आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि फरवरी में कोई भी आंदोलन कर लेगा, उसका कोई भी प्रतिफल आ जाए आंदोलन का, तो क्या आपका भुगतान हो जाएगा आम चुनाव से पूर्व? कभी नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों की भी आपको दोस्तों समझ नहीं है, आपको समझदार होना चाहिए। इतनी जल्दबाजी के शिकार मत बनो, शीघ्र पतन के रोगी मत बनो कि आप मर जाओ। अपनी मौत को स्वयं दावत मत दो, अपने पैसे का स्वयं नुकसान मत करो, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लो। इन छोटी छोटी बातों को समझो कि हम जो बातें करते हैं वो तमाम विधिवत करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, हर चीज़ का हमारे पास प्रमाण होता है। हम झूठ नहीं बोलते, हम कोई धंधा नहीं करते, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, किसी से कोई पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आप सबका भुगतान करवाना है और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, यही लक्ष्य है केवल। और अगर व्यक्तिगत लक्ष्य की बात करोगे कि मदन लाल आजाद का व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, तो वो तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। वो तो ऐसा लक्ष्य लेकर के मैं तो चलता हूं कि मैं ऐसा कर्म करके जाऊं कि जो भी, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लेड़ा देड़ा दो भी हैं, बड़े से बड़ा जो आपको लगता हो कि ये बहुत बड़ा आदमी है, साहब बहुत बड़े पद पे है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो भी मेरे चरणों की धूल को मस्तक पर लगाने के लिए लालेत रहे। और अगर वो ढोंगी है, पाखंडी है, बेईमान है, तो उसकी तो परछाई भी मेरे ऊपर ना पड़ सके। मुझे तो ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दी है नारायण ने, और उसके लिए मुझे मार्ग बताया है स्वयं नारायण ने कि उसके लिए मुझे सत्य का सेवन करना पड़ेगा। अगर मैं जरा सा भी असत्य बोलूँगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करूँगा, परमार्थ का ध्यान नहीं रखूँगा, तो मैं उस लक्ष्य को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकूँगा। मेरा लक्ष्य एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना कभी नहीं रहा, अब भी नहीं है और न भविष्य में होगा। मेरा लक्ष्य तो मैंने बताता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई मेरा लक्ष्य तो ये है, और वो नारायण ने तय कर दिया है, वो होना है। 42 करोड़ लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराने की लड़ाई जिस आदमी के कंधे पर परमपिता परमेश्वर ने डाली और उसको सफलता दिलाई हर मोड़ पर, कहीं उसकी किसी आंदोलन में किसी एक साथी की उंगली तक कोई पुलिस टच नहीं कर सकी पूरे देश भर में, कहीं किसी एक साथी पर कोई मुकदमा नहीं बना, कहीं किसी एक साथी को कोई अपमानित नहीं कर सका। करोड़ों लोगों को जीवन दान मिला जिस कानून की वजह से। उस कानून का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति को या उसके संगठन को अगर कोई धूर्त, मूर्ख, टपका लपका, ये इस तरह के ठग ठगणी ये सोचते हैं कि वो दबा लेंगे, डरा लेंगे, गिरा देंगे, झुका देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है।
इस मूर्खता से बाहर आओ। ये संभव नहीं है। ये तब तो संभव है कि तुम मुझसे ज्यादा सत्य बोलने लगो, मुझसे ज्यादा परिश्रम करो, मुझसे ज्यादा समर्पित रहो भुगतान के प्रति, फिर तो ये संभव था। लेकिन तुम में से ऐसा कोई है ही नहीं, मुझे पता है। तुम तो अंश मात्र भी समर्पित नहीं हो भुगतान के लिए, केवल धंधा कर रहे हो, चंदे का धंधा। अगर तुम समर्पित होते भुगतान के प्रति तो मैं खुद तुम्हारी पगधूली अपने मस्तिष्क पर लगाता। मैंने तो ये जानते हुए भी तुम्हारी पगधूली मस्तिष्क पर लगा ली थी 31 जुलाई को सबकी, कि तुम धूर्त हो, बेईमान हो, झूठे हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, छल कर रहे हो लोगों के साथ। फिर भी चूंकि एक बड़े जनमत की जरूरत थी हमें, कि जनमत अगर हो जाएगा तो जल्दी लोगों का भुगतान हो जाएगा, तो हमने तुमको भी बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन इसका आशय ये नहीं था कि मैं तुम्हारे विषय में जानता नहीं था और मैं तुम सबको हमेशा ढोता रहूंगा। जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो मैंने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब मैं नहीं करता हूं तुमसे किसी से भी बात। मेरे तो जो अपने साथ हैं उनको भी अगर कहीं मुझे लगता है कि वो भी बदमाशी कर रहे हैं, लोगों से चंदा ले रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, गलत तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो उन्हें भी लात मार के संगठन से बाहर कर देता हूं। वो इसलिए कर देता हूं, वो साहस मेरे अंदर इसलिए है कि मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, कोई नोट नहीं चाहिए। मुझे केवल भुगतान चाहिए और ठगमुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान चाहिए। और इसके लिए अगर किसी का सहयोग मिले या न मिले मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए किसी से। इसलिए मैं इतने साहस के साथ अपने संगठन में भी उनसे भी उन तमाम लोगों को भी लात मार के बाहर निकाल देता हूं जो मुझे लगता है कहीं भी कि बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई चंदा ले रहे हैं। मेरे यहाँ बिल्कुल ईमानदारी का काम है दोस्तों, और ईमानदारी के साथ मैं आज पुनः घोषणा करता हूं कि आप सबका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कराएंगे। चाहे आप सहारा समूह वाले हों, पीएसीएल पल्स वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, जीसीए मार्केटिंग वाले हों, करम भूमि, कल्पतरु, कल्पवट, कल्प वर्षा, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, रोज वैली, पिनकोन, आदर्श, नवजीवन, संजीवन, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैमुना, अल्केमिस्ट इत्यादि इत्यादि। किसी भी 3 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से अगर आप किसी के भी जमाकर्ता हैं, पीड़ित हैं, निवेशक हैं, तो दोस्तों आपका पैसा दिलाना हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, और हमें इस धर्म को पूर्ण करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सबका भुगतान कराएंगे, जल्दी से जल्दी करा देंगे। लेकिन आपको इन टपका लपका गैंगों से बाहर आना पड़ेगा। इनका सत्य समझना पड़ेगा कि ये जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, दिन रात ड्रेसें चेंज करते हैं, चश्मे चेंज कर देते हैं, जैकेट चेंज कर देते हैं, उनके चेहरों पर लालिमा छाई रहती है, मुर्गा पाड़ते हैं, दारू पीते हैं, औरतें बगलों में लेकर के घुमाते हैं, और तमाम तरह की अय्याशियाँ और बदमाशियाँ करते हैं। ऊपर से तो कोई भी अच्छी ड्रेस पहन सकता है दोस्तों। बाहरी आवरण, बाहरी सौंदर्य से प्रभावित मत हो कि साहब फलां आदमी बहुत अच्छा बोलता है, उसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है साहब, नेता सा लगता है, बढ़िया जैकेट डालता है, गाल लाल हो रखे हैं उसके तो साहब। अरे मूर्ख हो, बाहरी सौंदर्य तो तमाम ठगों का भी बहुत अच्छा था। सुब्रत राय का कम अच्छा था बाहरी सौंदर्य, लेकिन अंदर उसके पेट में कितना गंदगी थी, बदबू भरी हुई थी, कितनी खराब नीयत थी, इसे नहीं समझते। वो प्रीतम सिंह का बाहरी सौंदर्य कितना बढ़िया था। वो गुर्दा चोर पीपीएस सेठी टोगो वाला कितना बेहतरीन लगता है बाहर से। संजय भाटी जेब कतरा कितना बाहर से इंजीनियर जैसा लगता था, बिल्कुल कतई। और किस किस का आपने देखा होगा, तमाम ठग बाहर से बहुत खूबसूरती दिखते हैं, उनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है, उनका खान पान बहुत अच्छा होता है, उनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर उनके केवल गंदगी भरी होती है। तो जब तक आप अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करोगे, अंदर से आपका मन पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक बाहर से भाई कोट पहन ले, टाई पहन ले, उसके जूते पहन ले, कौन सी कंपनी है वो विदेशी वाली, 50,000 का जो जूता आता है, चाहे वो कौन सी चश्मे वाला है, बढ़िया वाला चश्मा पहन ले, रजनीगंधा खा ले 2,000 रुपये रोज़ का, कुछ भी कर लो, आप भुगतान नहीं करा सकते। भुगतान के लिए तो स्वयं को मिटाना पड़ेगा। हमने मिटाया है स्वयं को।
नहीं मिट सके वो एक अलग बात है। हम संकल्प यही लेकर के निकले थे कि या तो स्वयं मिट जाएंगे या आपका भुगतान करा देंगे। वो तो नारायण की कृपा रही कि उनकी इच्छा थी, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, आप सबके लिए ईमानदारी से लड़ रहे थे, तो उन्होंने हमें वो सब दे दिया जो हमने उनसे मांगा भी नहीं था। हमने तो केवल भुगतान मांगा था, तो आपको भुगतान भी दिला दिया, भुगतान की गारंटी का अधिकार दिला दिया। और नारायण ने उसके साथ साथ हमें भी बोनस रूप में बहुत कुछ दे दिया। ऐसी ऐसी चीजें दे दी जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कपड़े, जूते, लत्ते, चश्मे, ये सब क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ये तो मलमूत्र जैसी चीजें हैं। कोई भी ठग बेईमान भी इनको तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन हमें जो दिया है परमात्मा ने वो अपनी बराबर में बिठा लिया बिल्कुल हमें तो उन्होंने। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को समझने की आवश्यकता है आपको। ये तमाम टपका लपका और ये जो ऐतिहासिक जन आंदोलन वाले थे और ये ठगनी कौन सी शेख हसीना है, इन सब का कोई अस्तित्व अब नहीं रहा है। ये केवल अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए, साथ साथ व्हाट्सएप को कमजोर करने के लिए आप लोगों को दिन रात गुमराह कर रहे हैं। इनके बहकावे में मत आओ, सब लोग इनका बहिष्कार करो। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लो। 1 रुपए की बात करता हूं मैं हमेशा, 1 रुपए की। और अगर आप वो भी नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, उसकी भी कोई वो नहीं करता। मैं किसी से ये नहीं कहता, वो कह रही ठगनी कह रही है जी हर जिले में मुझे 11 लोग तो चाहिए एक्टिव मेंबर, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करूंगी। तो जो आप मरे मराए लोगों से भी, ठगे ठगाए लोगों से भी, जैसे गिद्ध मुर्दा पशु का मांस खाता है, वो आपका मांस खून पीछने चूसने की आज भी नीयत रखते हों, हर समय उनका जोर उसी थैम्बल पर रहता हो कि साहब ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे संगठन का वो है, इसमें पैसा भेजिए, आप समझ सकते हैं कि वो गिद्ध से भी ज़्यादा घृणित लोग हैं, जीव हैं। इनके बहकावे में मत आओ, जो दिन रात यही रोना रोते रहते हैं कि साहब हम घाटे में चले गए, आंदोलन के लिए पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रिट के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। ऐसे लोगों के झांसे से बाहर आ जाओ दोस्तों। आप सबका भुगतान तय हो चुका है। 30 जनवरी को आप सब दिल्ली पधारो, आपका स्वागत होगा, सत्कार होगा, भोजन पानी की व्यवस्था रहेगी, कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा। और जो जो इस काम में आएंगे, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उन सब का भुगतान हम सुनिश्चित करेंगे। देश का कानून सुनिश्चित करेगा, नारायण सुनिश्चित करेंगे। मिलते हैं कल, रायपुर से ही मिलेंगे, संभवतः एयरपोर्ट से कल वीडियो बनेगा। दोनों साथी फिर इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।